हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं? तो आज हम लोग रिलेशंस कंप्लीट हो गया साहब। उम्मीद करते हैं कि रिलेशंस के क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। वैसे जितने भी आपके साइड से डाउट्स पूछे गए थे वो मैंने बता दिए थे और शायद कुछ एडिशनल भी मैंने अपने साइड से बता दिया था, तो होपफुली आपने कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन आज बिल्कुल नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दैट इज़ को रिलेटेड विद रिलेशन, तो थोड़ा सा उसका को रिलेशन ज़रूर है, लेकिन फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मुझे ऐसा लगता है कि 11th और 12th के सेगमेंट को अगर हम मिला लें तो इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कुछ भी नहीं है। मतलब बाकी सारे ठीक ठीक टॉपिक होते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, लेकिन बिना फंक्शन के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, CBSE ने किया क्या है कि फंक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैटेगरीज बोले या दो पार्ट कर दिया उसका। पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो आपको 11th में पढ़ना है, और फिर फंक्शन की डिटेल्स और ज़्यादा वो आपको पढ़ना है क्लास 12th में। तो अभी हम लोग क्लास 11th में, तो क्लास 11th की बातें करेंगे। हाँ, कुछ एडिशनल ज़रूर करेंगे जिससे कि कनेक्ट करने में आसानी हो नेक्स्ट ईयर। इट्स ओके। सो लेट अस स्टार्ट विथ फंक्शंस। लेट A and B are two sets, then f is a function from A to B. F is a function from A to B is a rule. F basically है क्या? एक rule है which associates each and every element of set A to unique element. Unique element means one and only one element of set B. मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, denoted by f is a function from A to B. ये पहले भी मैंने लिख दिया, वापस से लिख दिया। इसको डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? f is a function from A to B. एक तो नोटेशन ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकता हूँ, जैसा A to B ऐसा बना दिया और f लिख दिया। इसको कैसे रीड करेंगे? f is a function from A to B. अच्छा, रीड इट एज, इसको कैसे पढ़ना है आपको? ऐसे पढ़ना है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B। ऐसा रीड करना है। इसको क्या रीड करेंगे? f इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B। अच्छा, और भी कुछ बोल सकते हैं इसको, और इसको रीड करने का एक और तरीका है, f मैप्स A to B। दोनों की मीनिंग एक ही है। f मैपिंग कर रहा है, f क्या कर रहा है? मैपिंग कर रहा है सेट A से सेट B में। सेट A के एलिमेंट्स की मैपिंग बना रहा है सेट B में, इसलिए फंक्शंस को आप मैपिंग भी बोलते हो ना, इसको आप मैपिंग भी बोल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि डेफिनेशन आपने पढ़ ली होगी, लिखते लिखते पढ़ भी लेना चाहिए। सो A and B are the two sets. F is a function from set A to set B is what? It is a rule which associates what? Each and every element of set A to unique element of set B. नोटेशन ये बना दिया मैंने, और रीड कैसे करते हैं वो भी लिख दिया। F is a function from A to B, या फिर F maps A to B। बहुत अच्छी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसके रिस्पेक्ट में मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। देखो, ये मैंने सेट A बनाया, ये सेट B बना दिया, ये लिखा है A और ये लिखा है B। अच्छा, इसमें कुछ एलिमेंट्स मैंने ले लिए, 1 2 3 4। इसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए A B C D E। सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, तो F ने एक मैपिंग की A से B में, इसको अपन ने क्या लिख दिया? F मैप्स A to B। और मैपिंग कुछ इस तरह की है जैसा मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ। F ने 1 को एसोसिएट किया है A से, 2 को एसोसिएट किया है C से,
4 को एसोसिएट किया है B से। नाउ कैन वी से दैट दिस F represents a function from set A to set B? जल्दी से चेक करके बताना है, क्या सेट A से सेट B में ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है? नो, दिस वन नॉट रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। व्हाई? इसका क्या रीजन दिखता है? बिकॉज देयर इज वन एलिमेंट 3 ऑफ सेट A विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट B। और डेफिनेशन में लिखा क्या है कि F इज अ रूल विच एसोसिएट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A। मतलब सेट A का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो सकता, सेट A का हर एक एलिमेंट एंगेज्ड होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A मस्ट हैव सम एसोसिएशन विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, तब वो फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन नहीं है, सिंस 3 हैविंग नो एसोसिएशन। What it implies, this F is not a function। ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मेरी बात समझ में आ रही? F is not a function। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं साहब। कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल। अच्छा, ये सेट A है, दिस वन इज सेट B, और ये है साहब F, दिस वन इज A, दिस वन इज B, 1 2 3 4 5 A B C D E। इस बार मैंने इसमें 5 एलिमेंट्स लिए और सेट B में भी 5 एलिमेंट्स लिए। अच्छा, कुछ एसोसिएशन मान लीजिए ऐसा है, 1 एसोसिएटेड टू B, 2 एसोसिएटेड टू C, 3 एसोसिएटेड टू A, 3 एसोसिएटेड टू D, 5 associated to D, 4 associated to E। कुछ ऐसा एसोसिएशन दिख रहा है आपको? 1 का एसोसिएशन किससे है? B से, 2 का एसोसिएशन C से, 3 के 2 एसोसिएशंस दिख रहे हैं, सेट एलिमेंट A से और एलिमेंट D से, 4 is associated with E and 5 is associated with D। Now can we say that this one representing a function or not? भाई सारे एलिमेंट एंगेज्ड हैं, उसने बोला ना ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A का एसोसिएशन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल है। अच्छा, लेकिन क्या यूनिक एसोसिएशन दिख रहा है? भाई 3 का यूनिक एसोसिएशन नहीं है ना, 3 के 2 एसोसिएशन दिख रहे हैं। 3 की मैपिंग 2 जगह हो रही है, A में भी हो रही है और D के साथ भी हो रही है। तो साहब इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि A के हर एक एलिमेंट का यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, तो ये फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर 3 के 2 एसोसिएशंस दिख रहे हैं ना, सिंस एलिमेंट 3 एसोसिएटेड टू 2 एलिमेंट्स A एंड D साइमल्टेनियसली, एंड डेफिनेशन ये बोल रहा है कि सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होगा, एंड दैट्स व्हाई दिस वन इज नॉट अ फंक्शन। तो मैं लिख देता हूं कि सिंस 3 इज एसोसिएटेड टू 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट B, 2 elements of set B. What is its meaning? Its meaning is that F is not a function. F एक फंक्शन नहीं है। This one not representing a function। ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? डेफिनेशन बहुत साफ तौर पे लिखी हुई ना। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि साहब सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। और यहाँ पे लफड़ा क्या हो गया कि सेट A का एक सिंगल एलिमेंट 3 जो है वो 2 एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब रूल्स को वायोलेट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। इट्स वेरी क्लियर। एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं जरा कि A and B are the 2 sets। F is a function from A to B is a rule which associates each and every element of set A to unique element of set B।
अच्छा, इसको क्या डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने इसके 2 एग्जाम्पल्स आपको भी एक्सप्लेन किए. दिस वन इज सेट ए, दिस वन इज सेट बी. सम ऑफ द एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी बाय विच रूल है एफ. तो 1 को एसोसिएट किया ए से, 2 को एसोसिएट किया सी से, 4 को एसोसिएट किया बी से, और मैंने आपसे पूछा क्या ये एफ ए से बी में, सेट ए से सेट बी में क्या किसी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो इसका आंसर होगा नो. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए, और यहाँ पर ये एलिमेंट 3 खाली बैठा हुआ है, इसका मतलब है इसका इससे एसोसिएशन नहीं है. दैट मीन्स एफ इज़ नॉट अ फंक्शन. फिर मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया और उसका कुछ इस तरह से रिलेशन बनाया. 1 बी से कनेक्टेड है, 2 सी से कनेक्टेड है, 3 ए से कनेक्टेड है, 3 डी से भी कनेक्टेड है, 4 ई से कनेक्टेड है और 5 डी से कनेक्टेड है. फिर मैंने आपसे ये बोला कि साहब क्या ये ए से बी में एक फंक्शन है, क्या ये ए से बी में एक फंक्शन है? तो इसका भी आंसर होगा नो. और क्यों नहीं होगा? क्योंकि एलिमेंट 3 के 2 एसोसिएशन दिख रहे हैं, ए से भी एसोसिएटेड है और डी से भी एसोसिएटेड है, और जबकि डेफिनेशन ये कहती है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दिस वन इज नॉट अ फंक्शन. आगे बढ़ते हैं साहब. तो साहब मैंने सेट ए बनाया और ये सेट बी बनाया. दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, और एक रूल है एफ जो ए से बी के एलिमेंट्स को एसोसिएट कर रहा है. अच्छा, तो ये मैंने लिखा 1 2 3 4. यहाँ पर मैंने लिखा ए बी सी डी ई. अच्छा, इस बार एसोसिएशन का सिस्टम आप देखें, कुछ ऐसा बनाया कि ये जो एफ है 1 को एसोसिएट कर रहा है बी से, 2 को एसोसिएट कर रहा है डी से, 3 को एसोसिएट कर रहा है सी से, 4 को एसोसिएट कर रहा है ई से. एक खाली छूट गया है. तो क्या ये ए से बी में एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है? कैन वी से दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी? यस, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. क्यों? क्योंकि डेफिनेशन तो केवल इतनी है ना कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए. और आप देख लो, 1 यूनिकली एसोसिएटेड है, 2 यूनिकली एसोसिएटेड है, 3 यूनिकली एसोसिएटेड है, 4 भी यूनिकली एसोसिएटेड है, और सेट ए के हर एक एलिमेंट का एंगेजमेंट है. सेट बी के सारे एलिमेंट्स का एंगेजमेंट हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने डेफिनेशन में ऐसा कुछ बोला नहीं. डेफिनेशन में उसने क्या बोला कि सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए. सो दिस एफ इज अ फंक्शन. दिस एफ इज अ फंक्शन. ये साहब एक फंक्शन है. बिल्कुल सही है साहब, ये एफ एक फंक्शन. अच्छा, एक और एग्जांपल ले रहा हूं. कंसीडर वन मोर एग्जांपल ना, एक और एग्जांपल देखें. दिस वन इज योर सेट ए, दिस वन इज योर सेट बी, ए बी, एंड देयर इज अ रूल एफ विच एसोसिएट्स 1 2 3 4 5. यहां पर मैंने लिख दिया साहब ए बी सी डी E and F. These 5 and these are 6. अच्छा, कुछ एक रूल बनाया अपन ने. F किस तरह से एसोसिएट कर रहा है? F associates 1 to A, F associates 2 to C, F associates 3 to C, F associates 4 to E, F associates 5 to F. F ये जो रूल है इसने कुछ इस तरह का एसोसिएशन किया हुआ है. F associates 1 to A, F associates 2 to C, 3 to C, 4 to E and 5 to F. Now can we say that this one representing a function or not? क्या ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है? डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है साहब, बिल्कुल कर रहा है. क्योंकि क्या हो रहा है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का एंगेजमेंट होना चाहिए और यूनिकली होना चाहिए. क्या हो रहा है? चलो, 1 कितने एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है? केवल 1 से. 2 कितने एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है? सी से, केवल 1 से. 3 कितने एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है? केवल 1 से, वो भी कौन सा है? सी. सी भी भाई आपको ये हो सकता है कि 2 यूनिकली एसोसिएटेड है कि नहीं? हाँ है भाई, 2 का केवल एक ही एसोसिएशन है तो यूनिक एसोसिएशन हुआ. 3 के कितने एसोसिएशन है? यूनिक एसोसिएशन है. 4 का एसोसिएशन कितना है?
यूनिक एसोसिएशन। 5 कितनों से एसोसिएट हो रहा है? ओनली 1 से। दैट मीन्स इट फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ फंक्शन। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनिकली एसोसिएटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। देखो इसमें और इस एग्जाम्पल में दोनों में डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि इसमें एलिमेंट 3 के 2 एसोसिएशन हो रहे थे और इसमें क्या हो रहा है कि हर एक एलिमेंट का केवल यूनिक एसोसिएशन हो रहा है, एंड दैट मीन्स f इज अ फंक्शन। तो यहां पर मैं बहुत क्लियरली लिख सकता हूं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। फ्रॉम a टू b। तो आई होप इन 4 एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर तो हो गया कि कब फंक्शन होगा और कब फंक्शन नहीं होगा। हालांकि मैं अलग से वर्ड्स में इसको लिखवा भी दूंगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कुछ स्पेसिफिक बातें भी मुझे याद दिलानी है आपको। आप देख रहे हो अगर f क्या कर रहा है, 1 को a से एसोसिएट कर रहा है, तो इसको लिखते कैसे है ना, ऐसा लिखते हैं ना, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a। क्या लिखा मैंने? f ऑफ 1, ये f इंटू 1 नहीं लिखा हुआ है ना, f ऑफ 1। सो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a। f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a की मीनिंग क्या है? f एसोसिएट्स 1 टू a। f इज अ रूल विच एसोसिएट्स 1 टू a। तो मैं लिख देता हूं ना, इसकी क्या क्या मीनिंग होंगी। इसके पहले मीनिंग ये होगी कि f एसोसिएट्स 1 टू a, 1 टू a। f1 को किससे एसोसिएट कर रहा है? a से। अच्छा, दूसरी मीनिंग और क्या बोल सकते हो आप? ऐसा बोल सकते हो f मैप्स 1 टू a। कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो इसकी मीनिंग वही है। f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a की मीनिंग है f मैप्स 1 टू a। अच्छा, तीसरी मीनिंग और क्या हो सकती है इसकी? तीसरी मीनिंग ये हो सकती है कि a इज f इमेज ऑफ 1। ये साहब जितनी बातें हो सकती वो मैं लिख रहा हूं। f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a है, इसका मतलब क्या है? a क्या कहलाएगा? 1 का f इमेज कहलाएगा। तो a इज कॉल्ड f इमेज ऑफ 1। अच्छा, 1 क्या कहलाएगा? तो इसकी चौथी मीनिंग भी लिख सकते हो। 1 इज कॉल्ड, 1 इज प्री इमेज ऑफ a, प्री इमेज ऑफ a। तो साहब अगर f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a है, इट हैज 4 स्पेसिफिक मीनिंग्स। फर्स्ट, f एसोसिएट्स 1 टू a। सेकेंड, f मैप्स 1 टू a। थर्ड, a इज व्हाट? f इमेज ऑफ 1। 1 इज व्हाट? प्री इमेज ऑफ a। ऐसी बातें बाकी के लिए भी ले सकता हूं। बाकी के लिए कैसा लिख सकता हूं? f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू c। तो मीनिंग तो अब नहीं लिख रहा हूं, आई होप कि आपको समझ में आ ही गया। अच्छा, f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू व्हाट? c। चौथा क्या दिख रहा है? f ऑफ 4 इज इक्वल्स टू e एंड f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू व्हाट? f। तो जैसा बातें इसके लिए लिखी हैं, द सेम वर्किंग इज हियर। सो f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू c, f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू c, f ऑफ 4 इज इक्वल्स टू e, f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू f। अच्छा, यहाँ पे और कुछ बातें मैं शेयर कर लूँ, फिर एक साथ लिखना आप, हाँ प्लीज। f एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। f क्या कर रहा है? 1 को a से एसोसिएट कर रहा है। तो अगर मैं f को ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ, 1, a ऑर्डर्ड पेयर, f एसोसिएट्स 1 टू a। अच्छा, f एसोसिएट्स 2 टू c, f एसोसिएट्स 3 टू c, f associates 4 to E and f associates 5 to F। ये हो गया साहब। ये जितनी भी चीज़ें आपने अभी लिखी थी
f of 1 equals a, f of 2 equals c, f of 3 equals c, f of 4 equals c, f of 5 is equals to f, ये जो लिखा हुआ है इसको मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में भी लिख दिया, जैसा आप रिलेशन में लिखते थे। रिलेशन क्या होता था? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ही होता था जो a क्रॉस b का सबसेट होता था। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब अगर मैं सेट के फॉर्म में लिख दूं आपको, a में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, 1 2 3 4 5, और b में क्या लिखा हुआ है साहब? b में लिखा हुआ है a, b, c, d, e, f। तो भाई ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनते थे? ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगा 1a 1b 1c 1d 1e 1f, फिर 2a 2b 2c 2d, है ना, वो a क्रॉस b बन जाएगा। तो ये f एज ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको लिखना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। इसकी मीनिंग समझ में आ जानी चाहिए कि f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a है, या f associates 1 to a, f associates 2 to c, f associates 3 to c, etc. अच्छा, अभी इधर 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 इसको देख करके आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है कि ये जो f लिखा है ये a क्रॉस b का सबसेट होगा? अरे a क्रॉस b का सबसेट है कि नहीं है साहब? बिल्कुल है। अरे हर फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? सेट A से आ रहा है। एवरी सेकेंड एलिमेंट इज फ्रॉम सेट B, दैट मीन्स इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और अगर F A क्रॉस B का सबसेट है तो डेफिनेटली F इज ऑल्सो अ रिलेशन। F हमेशा एक रिलेशन तो होगा ही होगा। तो मैं लिख देता हूँ ना, लिख देता हूँ इसको साहब, आराम से ये लिख सकता हूँ कि सिंस F is a subset of A cross B. What is its meaning? It means F is also a relation. F is also a relation from A to B. F is also a relation from A to B. कोई डाउट? अभी लिखना नहीं है ना, एक मिनट और देखें जरा सा। अच्छा, ये A दिया है और ये B दिया है, ये A है और ये B दिया है, तो जैसा ये लिखा ना A और B, मैंने एक और ख़ास बात सोची कि मैं एक और ऑर्डर्ड पेयर का सेट बना दूं, मर्जी से बना रहा हूँ ना। देखो जरा सा, मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाया, 1 B लिखा, फिर 1 C लिखा, फिर 2 D लिखा, फिर 2 E लिखा, फिर 3 F लिखा। जल्दी से, ईमानदारी से देखें ना, ईमानदारी से देखें। अच्छा, ये जो है मैंने मान लीजिए कि इसको R से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया? R से। अच्छा, जल्दी से देख के बताओ, कैन वी से दैट दिस R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B? क्या ये A क्रॉस B का सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि हर फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? सेट A से आ रहा है, एंड एवरी सेकेंड एलिमेंट इज फ्रॉम सेट B, दैट मीन्स दिस R इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो कैन वी से दैट R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B? यस, R एक रिलेशन है A से B में, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन ही बड़ी आसान सी पढ़ी आपने कि इफ R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो ये तो एक रिलेशन है। अच्छा, ये भी एक रिलेशन है, लेकिन क्या ये एक फंक्शन है? जल्दी से देख के बताओ, क्या ये रिलेशन तो है, क्या ये फंक्शन है? भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एलिमेंट 2 के 2 इमेजेस बन रही हैं, है ना। ए की एक इमेज D आ रही है और A की एक इमेज E आ रही है। इसका मतलब ये क्या है? रिलेशन तो है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। और इसकी इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? ये फंक्शन भी है और रिलेशन भी है। सो कैन वी से दैट एवरी फंक्शन इज ऑलवेज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन नीड नॉट बी अ फंक्शन। हर फंक्शन एक रिलेशन होगा, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से मुझे एक जो खास बात दिखती है, इसको आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ, वो आप ज़रूर दिमाग में रखें। तो यहाँ पर एक नोट क्या लिख रहा हूँ? एवरी फंक्शन इज ऑलवेज अ रिलेशन। भाई एक फंक्शन है तो रिलेशन होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होगा, लेकिन वो हर रिलेशन फंक्शन हो जरूरी नहीं, क्योंकि हर रिलेशन फंक्शन की ये जो डेफिनेशन वाली कंडीशन थी उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो जरूरी नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या बात लिखनी है कि एवरी फंक्शन इज ऑलवेज अ रिलेशन। एवरी फंक्शन
is always a relation. But every relation need not be a function. देखो बहुत सारी बातें हम लोगों ने अब एक साथ कनेक्ट कर ली है ना, तो ठीक है। फंक्शन की एक सिंगल लाइनर डिफरेंस डेफिनेशन क्या है? f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b इफ f एसोसिएट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट b। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। उस डेफिनेशन को फॉलो अगर कर रहा है तो वो फंक्शन है, नहीं कर रहा है, कहीं पर भी रूल को वायोलेट कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। f को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसा रिलेशन आप लिखते हो ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आपने लिख लिया, क्योंकि f ऑफ 1 अगर a है तो 1 a ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू f होगा, ये लिखा है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लिया। यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि साहब ये a क्रॉस b का सबसेट है, और अगर a क्रॉस b का सबसेट है इसका मतलब ये रिलेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा कि सिंस f इज़ अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, f इज़ ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के बताया कि एक और कोई रिलेशन मैंने लिया तो वो रिलेशन तो था लेकिन फंक्शन नहीं था। यहाँ से मुझे ये कंक्लूजन निकालने में आसानी हुई कि एक फंक्शन हमेशा हमेशा रिलेशन होगा, लेकिन एक रिलेशन जरूरी नहीं है कि फंक्शन हो। इतनी बातें हैं, जल्दी से इसको एक बार अच्छे से लिख लो। भाई देखो, जैसा आपने रिलेशन में पढ़ा था, रिलेशन में डोमेन पढ़ी थी, रिलेशन में कोडोमेन पढ़ा था, रिलेशन में रेंज पढ़ी थी, इसी तरह से फंक्शन की भी डोमेन, कोडोमेन और रेंज होती है। तो कैसे होती है साहब डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इसके बारे में बात करते हैं साहब। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b। मान लीजिए कि f एक फंक्शन है सेट a से सेट b में, तो f सेट a से सेट b में एक फंक्शन है। डिफाइन ही कर लेते हैं आराम से, एक एग्जाम्पल के थ्रू बात कर रहे हैं ना। दिस वन इज योर सेट ए, दिस वन इज योर सेट बी। ये एक रूल है साहब, f इज अ रूल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक। अच्छा, तो सेट ए में कुछ एलिमेंट्स मैं ले लेता हूं साहब, 1 2 3 4 5। अच्छा, यहां पर भी कुछ एलिमेंट्स ले लिया मैंने, a b c d e f, ये कुछ एलिमेंट्स सेट b में ले लिए। अच्छा, इस बार f ने एक एसोसिएशन कुछ इस तरह से कर रहा है वो ना, 1 को एसोसिएट किया है b से, 2 को एसोसिएट किया है c से, 3 को एसोसिएट किया है a से, 4 को एसोसिएट किया है d से, 5 को भी एसोसिएट किया है d से। पहली बात तो ये देख लो, मैंने लिख दिया है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। कैन दिस वन इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b? यस, क्योंकि सारे एलिमेंट्स एंगेज्ड हैं और किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं दिख रही है, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज दिख रही है, मतलब यूनिक एसोसिएशन है। 1 का यूनिक एसोसिएशन है b से, 2 का यूनिक एसोसिएशन है c से, 3 का यूनिक एसोसिएशन है a से, 4 का यूनिक एसोसिएशन है, केवल और केवल एक ही एसोसिएशन है d से, और 5 का भी यूनिक एसोसिएशन है d से। इसका मतलब है कि ये फंक्शन तो है। तो मैंने जो हेड लिखा है ना, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, तो पहले मैं लिख देता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन ऑफ f। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन ऑफ f? तो डोमेन ऑफ f क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि डोमेन ऑफ f इज नथिंग बट व्हाट? सेट a। ये जो कंप्लीट सेट a है ये डोमेन कहलाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि डोमेन क्या है, तो डोमेन में एलिमेंट्स क्या आएंगे? 1 2 3 4 5, ये डोमेन हो जाता है। सो इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b, सेट a रिप्रेजेंट्स व्हाट? डोमेन ऑफ द फंक्शन। अच्छा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? CODF से, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, दैट इज नथिंग बट व्हाट? सेट b। ये जो सेट b है साहब, ये कोडोमेन कहलाता है।
तो सेट बी में क्या क्या एलिमेंट हो गए, दैट इज व्हाट, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। सेट बी के सारे एलिमेंट्स आपने लिख दिए, ये कोडोमेन हो गया सब। अच्छा, रेंज क्या कहलाती है, रेंज ऑफ एफ, जिसको आप आर एफ से रिप्रेजेंट करते हो। तो रेंज क्या होती है, सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनका एक्चुअल एसोसिएशन हो रहा है, ए बी सी डी का एसोसिएशन हो रहा है, तो ये फंक्शन की रेंज में आएगा। तो मैं लिख देता हूं एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which have actual association, जिनका एक्चुअल में एसोसिएशन दिख रहा है आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज ऑफ एफ में क्या क्या मिल रहा है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। आई होप कि इसमें तो कोई डाउट है नहीं यार। सेट ए से सेट बी में अगर एक फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज तो आप लिख ही लोगे। सेट ए डोमेन हो गया, सेट बी कोडोमेन हो गया, और इसके वो एलिमेंट्स जिनका एक्चुअल एसोसिएशन है दैट विल फॉर्म द फंक्शंस रेंज। ये फंक्शन की रेंज हो जाएगी। अच्छा, एक और बात, आपको देख के क्या लग रहा है कि ये जो रेंज है वो तो सेट बी से ही आएगी ना। रेंज जो होगा वो हमेशा कहाँ से आएगा, सेट बी से आएगा। इसका क्या मीनिंग निकल रहा है कि रेंज ऑफ एफ इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। भाई रेंज जो है वो सेट बी से आएगा, मतलब कहाँ से आएगा, कोडोमेन से ही मिलेगा। इसका मतलब रेंज ऑफ एफ इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहाँ पर कहीं पर आपको लिखना है ऑल्सो we have one specific meaning that range of f is always subset of codomain of f. range of f हमेशा हमेशा क्या होगा, कोडोमेन ऑफ f का सबसेट होगा। सेट b का सबसेट होने का मतलब कोडोमेन का सबसेट। तो फंक्शन की बात समझ में आ गई साहब, डोमेन की बात समझ में आ गई, रेंज समझ में आ गया, कोडोमेन आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वर्ड स्टेटमेंट में कुछ रूल्स लिख दूं जिसको आप वन बाय वन चेक करके ये बता पाओ कि साहब ये गिवन फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है, है ना। तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं चेक लिस्ट फॉर फंक्शन। हेडिंग लिखो चेक लिस्ट फॉर फंक्शन। फंक्शन के लिए एक चेक लिस्ट बना लेते हैं ना। कैसे, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। कैसे चेक करोगे भाई, वैसे तो डेफिनेशन अपने आप में बहुत है। डेफिनेशन ने बता दिया कि इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड यूनिकली विद एसोसिएशन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी देन दैट विल रिप्रेजेंट फंक्शन। पर उसको अपन डिवाइड करके फंक्शन के लिए कुछ चेक लिस्ट बना रहे हैं ना। पहला पॉइंट मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव एसोसिएशन। पहला काम आपका देखना है कि साहब सेट ए के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना ही चाहिए। अच्छा, फिर क्या, टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए can have two or more elements of set A can have same association or same image। ये क्या लिखा समझ में आ गया। सेट ए के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, सेम एसोसिएशन हो सकता है। 3 भी एसोसिएटेड हो ए से, 4 भी एसोसिएटेड हो ए से, 5 भी एसोसिएटेड हो ए से, ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा साहब। हाँ, नेक्स्ट, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन हैव मोर देन वन इमेज, can have more than one image। ये क्या लिखा है साहब, सेट ए के किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा
इमेज नहीं हो सकती, मतलब वन एसोसिएट हो ए से और वन एसोसिएटेड हो डी से, ये साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं होगा सेट के लिए। अच्छा, चौथा चेक क्या होगा, एक और चेक लिख सकते हैं। देखो, सेट बी में कुछ एलिमेंट खाली रह सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल रह सकते हैं। सेट ए में तो नहीं रह सकते, लेकिन सेट बी में एलिमेंट खाली रह सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं, देयर मे एग्जिस्ट some elements in set B without having any association। भाई सेट बी में ऐसे एलिमेंट निश्चित रूप से हो सकते हैं जिनकी कोई भी एसोसिएशन ना हो। वो आपने एग्जांपल में देख ही लिया कि सेट बी में कुछ एलिमेंट खाली भी रह जाते हैं ना, तो सेट बी में चल जाएगा। अगर किसी भी फंक्शन ने ये चारों कंडीशन को फुलफिल कर लिया तो हम बोलेंगे साहब कि किसी भी रूल ने इस चार कंडीशंस को फॉलो कर लिया है तो हम बोलेंगे कि साहब वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अदरवाइज दैट विल नेवर रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ये बात क्लियर? यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा, ये लिखा है लेट ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 1, 2, 3। देयर इज अनदर सेट बी हैविंग एलिमेंट्स 4, 5, 6, 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो देखो साहब, चार रूल हैं, बस इतना ध्यान रखना है। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3। अच्छा, एक रिलेशन दिया है आर। अच्छा, ये एक्चुअल में रिलेशन ही दिया है, ये फंक्शन नहीं दिया है। वो तो यही पूछ रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, इनमें से कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। रिलेशन तो सारे ही हैं, क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है तो डेफिनेटली ये रिलेशन है, ये भी ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ये पक्का है कि रिलेशन तो ही है। आपको ये बताना है कि उनमें से कौन से फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए पहला देखते हैं ना। 1 का एसोसिएशन 5 से दिया है, 1 का एसोसिएशन 6 से दिया है, खत्म, बस यहीं पर खत्म हो गई बात। ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रूल को वायोलेट कर रहा है। किस रूल को? क्योंकि आपने लिखा है कि नो एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन हैव मोर देन 1 एसोसिएशन। लेकिन यहां पर एलिमेंट के 1 के 2 एसोसिएशन मिल रहे हैं। 1 इज एसोसिएटेड टू 5 एज वेल एज 1 एसोसिएटेड टू 6। इन दो से मुझे मालूम पड़ गया कि साहब ये फंक्शन नहीं, आगे देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर मुझे ये देखना है कि ये रिलेशन फंक्शन है क्या। 1 इज एसोसिएटेड टू 5, 3 इज एसोसिएटेड टू 7। 1 किससे एसोसिएटेड है? 5 से। 3 किससे एसोसिएटेड है? 7 से। क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, क्योंकि ये किस रूल को वायोलेट कर रहा है? पहले रूल को। सेट ए के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए, और सेट ए में एलिमेंट 2 दिख रहा है और यहाँ पर 2 का तो किसी के साथ कोई एसोसिएशन है नहीं। दैट मीन्स दिस वन नॉट रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। कहीं कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फिर नंबर 3 पे आया, एफ इज अ रूल फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 6, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 7। भाई 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 7 है। क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? चलो चेक कर लेते हैं भाई। सेट ए का हर एलिमेंट है क्या? 1, 2 और 3? हाँ है। फिर क्या हर एलिमेंट की केवल एक ही एसोसिएशन? अरे, रूल नंबर 2 क्या लिखा था अपन ने? सेट ए के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। यहाँ पर तो वो उसकी ज़रूरत ही नहीं। नंबर 3 पे क्या था? नो एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन हैव मोर देन 1 इमेज। किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं है। चौथी वाली बात है कि देखो 5 है, 6 है, 7 है, 5, 6, 7, 4 का कोई एसोसिएशन नहीं तो चलेगा। भाई सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली रह सकता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये रूल को फॉलो कर रहा है, सो दिस वन रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट में देखो, एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 4, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 6। 1, 2 और 3 सेट ए के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड है? हाँ हैं। अच्छा, सेट ए के 2 एलिमेंट्स 1 और 2 की सेम इमेज बन रही है।
1 की इमेज भी 4 है और 2 की इमेज भी 4 है, ये चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा साहब। डेफिनेशन बोलती है कि 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कैन हैव सेम इमेज। और तीसरा और चौथा ये भी बिल्कुल फॉलो कर रहा है, तो ये तो फंक्शन हो गया साहब, फंक्शन है। नंबर 5 पे आते हैं। f1 कितना दिया है 6, f2 कितना दिया है 5, f3 कितना दिया है 7 और f3 कितना दिया हुआ है 4। क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है? हाँ करता है, क्योंकि 1 2 3 और 3, f1 6 है, f2 5 है, f3 6 है, तो हर एलिमेंट एंगेज्ड है, बिल्कुल है। आगे देखो, 3 एलिमेंट को आप अगर गौर से देख रहे हो तो 3 एलिमेंट का इमेज 7 भी है और एलिमेंट 3 की इमेज 4 भी है। ये रूल को तोड़ रहा है साहब, तो ये फंक्शन नहीं है। दिस वन नॉट रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। नो एलिमेंट कैन हैव मोर देन 1 इमेज। अच्छा फिर यहाँ पर आओ, f1 4 दिया है, f2 4 दिया है, f3 4 दिया है, क्या ये फंक्शन है? हाँ है भाई। 1 2 3 सारे के सारे एंगेज्ड हैं, बिल्कुल हैं। और 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज बन सकती है। 1 की इमेज 4 बन सकती है, 2 की इमेज 4 बन सकती है, 3 की इमेज 4 बन सकती है, बिल्कुल सही है। 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कैन हैव सेम इमेज, है ना, ये पक्का है। इसका मतलब ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है चेक करना कि कौन सा रिलेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा रिलेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। बहुत ही आसानी से आप चेक कर पाओगे। तो हेडिंग डालें, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस क्या है? लेट f of x and g of x are two functions. अच्छा ये क्या लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है? f इंटू एक्स नहीं लिखा है ना, इसको क्या रीड करते हैं? f ऑफ x। मतलब f क्या है? x का एक फंक्शन है। इसको रीड, इसको ऐसा मत लिख देना कि f(x) ऐसा लिख दिया ना, ये बकवास बात है, ऐसा नहीं लिखा जाता। इसको ऐसा लिखा जाता है छोटे से ब्रैकेट में, और इसको बोलते हैं f इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसी तरह से g इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर f और g क्या हैं? x के 2 फंक्शन हैं। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? अच्छे से देख लो, इसकी मीनिंग क्या है? f प्लस जी इंटू एक्स कहीं पर लिखा हुआ है, इसकी क्या मीनिंग है? ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? f प्लस जी ऑफ x, मतलब एडिशन ऑफ 2 फंक्शंस है, f और g का एडिशन। इसका मतलब क्या है? इसकी मीनिंग है साहब f ऑफ x और g ऑफ x को ऐड कर दो, इसकी मीनिंग ये है। आप बिल्कुल ये ना समझे कि मैंने f को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया f इंटू एक्स और g इंटू एक्स, ये नहीं लिखा हुआ है। इसकी मीनिंग ये लिखी हुई है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x को आप ऐसा भी लिख सकते हो, f प्लस g ऑफ x। f ऑफ x और g ऑफ x को आप f ऑफ x प्लस g ऑफ x को आप ऐसा भी लिख सकते हो। ये कहलाता है एडिशन ऑफ दीज 2 फंक्शंस। इसका ये मतलब नहीं कि x मैंने कॉमन ले लिया और f प्लस जी इंटू एक्स हो गया, ये मीनिंग इसकी ये नहीं है। इसकी मीनिंग क्या है? f प्लस जी ऑफ x, मतलब फंक्शंस का एडिशन। इसको कैसे रीड करोगे? f ऑफ x प्लस g ऑफ x। इसी तरह से सीधी सी बात है, दूसरा वाला भी आप लिख सकते हो, f माइनस जी ऑफ x। तो f माइनस जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? 2 फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन ना, तो इसको बोलेंगे f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स। अच्छा तीसरी बात, कहीं पर ये लिखा हुआ है f इंटू जी ऑफ एक्स। इसकी मीनिंग मैं आपको लिख रहा हूँ ना, इसकी मीनिंग लिख रहा हूँ। इसकी मीनिंग ये है कि साहब 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x लिखा हुआ है। अच्छा फिर और देखो, कहीं पर ये लिखा हुआ है कि f अपॉन g ऑफ x लिखा हुआ है, इसकी क्या मीनिंग निकल आती है?
ये नहीं कि f इंटू एक्स और g इंटू एक्स है ना, इसको क्या रीड करेंगे, f ऑफ x क्वोशिएंट ऑफ द फंक्शंस, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, ऐसा नहीं कि x x काट दें, ये f ऑफ x है और ये g ऑफ x है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। ये नोटेशन है, इस बात को आपको समझना है। इसका मतलब एडिशन ऑफ द फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ द फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन, डिवीजन ऑफ द फंक्शंस। इसके रिस्पेक्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपसे शेयर कर रहा हूं, जल्दी से देखें। f of x is given equals x square and g of x is given equals 2x plus 1। f of x क्या दिया है, x स्क्वायर है और g of x 2x plus 1 है। भाई f और g दो फंक्शन है जिनको आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, x स्क्वायर से और 2x plus 1 से। आपको निकालना क्या है, f प्लस जी ऑफ एक्स, f माइनस जी ऑफ एक्स, f इंटू जी ऑफ एक्स, f बाय जी ऑफ एक्स, ये निकालना। रीड करते बन जाएगा ना, इसको क्या रीड करोगे, f बाय जी ऑफ एक्स। चल, तो पहला क्वेश्चन जो था आपका वो ये था साहब कि मुझे f प्लस जी ऑफ एक्स निकालना है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, है ना। तो f प्लस जी ऑफ एक्स निकालने का मतलब हुआ साहब f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स निकालना है। अच्छा, f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स बोले तो दोनों फंक्शन का एडिशन, इसका और इसका, तो ये कितना हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, x प्लस 1 होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। अच्छा, ऐसे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये लिख रहा हूँ f इंटू जी ऑफ x। आपसे ये पूछा जाए कि f इंटू जी ऑफ एक्स बता दो भाई, तो क्या होगा, बहुत ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू फंक्शंस है बेसिकली ये। तो दो फंक्शन है, पहला फंक्शन था एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन था साहब 2x प्लस 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये आ गया f इंटू जी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये कितना आ गया साहब, ये आ गया 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपसे बोल दिया जाए कि f अपॉन जी ऑफ एक्स बता दो भाई, क्या बता दो, f अपॉन जी ऑफ एक्स, ये बता दोगे क्या, बिल्कुल बता देंगे साहब। इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। दोनों फंक्शन का डिवीजन करना है, तो दोनों फंक्शन का डिवीजन कर दो। पहला फंक्शन था एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन था कितना 2x प्लस 1, खत्म। ये आपका क्वेश्चन हो गया। बहुत ही एलिमेंट्री है, बहुत ही एलिमेंट्री है ना। इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं कि आपको कई बार लगेगा यार ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, बिल्कुल है, लेकिन हाँ इनके लिए भी कुछ कुछ कोशिशें करनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कहीं पे एक नोट लिखेंगे आप, हाँ, फोकस करते हुए ना, फोकस करते हुए। ये बार बार नहीं बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, इस बात को ध्यान रखें कि साहब लेट एक फंक्शन दिया हुआ है साहब, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक। ये मतलब समझ में आ रहा है, ये किसका फंक्शन है, ये एक्सप्रेशन किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में है, तो इसको मैंने बोल दिया ये f क्या है, x का फंक्शन है। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5। अब अगर मैंने पूछा देन, अगर मैंने आपसे पूछा कि साहब मुझे f ऑफ 2 की वैल्यू बताओ, इसको क्या बोलेंगे, f ऑफ 2। अगर fx ये दिया हुआ है तो f ऑफ 2 की वैल्यू बताओ, तो कितना हो जाएगा साहब, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 5। अच्छा, 3 इंटू 2 स्क्वायर बोले तो 4, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 5, जो भी वैल्यू आए मुझे उससे मतलब नहीं है अभी, मैं तो केवल बता रहा हूँ आपको कि अगर fx ये लिखा हुआ है तो f ऑफ 2 की मीनिंग क्या है। यहाँ पर x की जगह अगर 2 लिखा है तो यहाँ पर भी x की जगह 2 आ जाएगा, सीधी सी बात। अच्छा, आप और देखते चले ना, ये देखते चले। अगर मैंने पूछा साहब कि f ऑफ tan ऑफ थीटा बताओ, अच्छा आप ये सोच रहे होगे कि साहब ये कहाँ से आ गया। अरे भाई, ये एक एक्सप्रेशन x में दिया है कि f ऑफ x अगर ये है तो f ऑफ tan थीटा क्या होगा, x की जगह पे tan थीटा आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा साहब, 3 टाइम्स tan थीटा स्क्वायर माइनस 5, और कुछ भी होना नहीं है साहब। अच्छा, और देखें,
अब अगर मैंने पूछा साहब कि f ऑफ 1/x बता दो, तो बता दोगे क्या? बिल्कुल बता दोगे साहब। f ऑफ x अगर ये दिया हुआ है तो f ऑफ 1/x कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1/x का स्क्वायर माइनस ऑफ 5। कोई प्रॉब्लम? देखो ये ऐसा बहुत ही आसान लगता है ना, लेकिन जब मौका आता है तो आप गड़बड़ कर देते हो, इसलिए मैंने इसको नोट के फॉर्म में लिखने का डिसाइड किया है। अच्छा, अब अगर मैंने पूछा कि साहब मुझे बताओ f ऑफ x माइनस 1/x बता दो। f ऑफ x ये दिया हुआ है और आपसे f ऑफ x माइनस 1/x पूछ रहा है, मतलब इस x की जगह x माइनस 1/x है तो इधर पे भी x की जगह x माइनस 1/x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा साहब? 3 टाइम्स x माइनस 1/x होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5। भाई 5 में तो कोई चेंज आएगा नहीं। अच्छा, अब अगर किसी ने आपसे पूछा कि साहब जल्दी से बता दो कि f ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये बता दो कोई। f ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना होगा? ये समझ में आ रहा है ना? बड़ा सा एक्सप्रेशन देख के डरना नहीं है। f ऑफ जो भी लिखा हुआ है तो x की जगह आया है साहब इधर पे, तो राइट साइड पे भी x की जगह आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5 हो जाएगा। अच्छा, और भी देख लो, और भी देखो भाई। किसी ने बोला कि f ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बता दो, तो f ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा? x की जगह पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा साहब, तो 3 टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 5। होपफुली बात समझ में आ गई आपको यार। बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए मैंने। कोई प्रॉब्लम? सही है। अच्छा, और अच्छा एक और हाँ, मान लीजिए कि किसी ने बोला साहब कि मुझे f ऑफ x बता दो। डरोगे तो नहीं ना भाई? अगर f ऑफ x ये गिवन है, f ऑफ x ये दिया हुआ है और बोल रहा है f ऑफ x बताओ, मतलब x की जगह पर क्या आ गया? f ऑफ x। तो यहाँ पर भी x की जगह f ऑफ x लिख दो। तो कितना हो जाएगा साहब? 3 टाइम्स ये हो जाएगा f ऑफ x का स्क्वायर माइनस 5। अच्छा, f ऑफ x तो आपको पहले से मालूम था, तो वापस से f ऑफ x की वैल्यू डाल दो। तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स इधर पे कितना आ जाएगा साहब? 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस 5। ये की पॉइंट्स मैंने लिख दिए नोट के साथ, है ना? किसी भी हालत में ये बात वर्किंग आपको समझ में आनी चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। अच्छा, एक और लिख देता हूँ ना, एक और लिख देता हूँ। मान लीजिए कि किसी ने आपसे पूछा साहब कि f ऑफ एक्स क्यूब बता दो। f ऑफ एक्स क्यूब बोले तो भाई साहब x की जगह पर एक्स क्यूब आएगा, तो ये 3 टाइम्स हो गया, ये x की जगह पर एक्स क्यूब लिखा, इसका स्क्वायर माइनस ऑफ 5 हो जाएगा। f ऑफ x इज गिवन इक्वल्स फॉर 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। क्वेश्चन इज फाइंड आउट। आपको निकालना है साहब f ऑफ x निकालना है। क्या निकालना है साहब? f ऑफ x, ये आपको निकालना है। तो निकाल लेंगे भाई। f ऑफ x ये दिया हुआ है, तो इसको मुझे तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा देखना है। भाई f ऑफ x ये दिया हुआ है, तो f ऑफ x पूछ रहा है, तो जल्दी से मुझे बता दो कि पहले f ऑफ x क्या लिख दूं मैं इसकी जगह? भाई इसकी जगह पर x की जगह पर f ऑफ x अगर ये है तो f ऑफ x की जगह पर क्या आ जाएगा? fx आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया साहब 2 टाइम्स f ऑफ x माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स f ऑफ x प्लस 4, ये लिख दिया मैंने। कोई डाउट? अब f ऑफ x तो पहले से मालूम है, तो f ऑफ x को रिप्लेस कर दो, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स क्या मिलेगा साहब? 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 माइनस ऑफ 5
होल डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स की जगह 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 रखना पड़ेगा और प्लस 4 कर देना है। अब इससे आसान क्या बात होगी भाई, अब इसको सिंप्लीफाई वाली करने वाली बात है तो कर ही लेते हैं, कर लेते हैं। ये कितना हो गया 4x माइनस 10 तो हो जाएगा साहब 4x माइनस ऑफ 10, अच्छा माइनस ऑफ 15x तो माइनस ऑफ 15x माइनस ऑफ 20, अच्छा एलसीएम तो दोनों साइड से नीचे वाला कट जाएगा, इधर कितना आएगा 6x माइनस 15 तो 6x माइनस ऑफ 15 और प्लस 12x प्लस 16 तो प्लस 12x प्लस 16 कर दिया साहब। कोई डाउट? अब सिंप्लीफाई कर लिया तो ये साहब माइनस ऑफ 11x आ गया और माइनस ऑफ 30 आ गया डिवाइडेड बाय 6x प्लस 12x 18x और 16 माइनस 15 प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि f ऑफ x इक्वल्स दिस, f ऑफ x निकालना है तो आपने f ऑफ x निकाल दिया था। सही है, बिल्कुल बढ़िया। आप क्वेश्चंस हमसे ज़रूर पूछ सकते हो जिससे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स क्लियर करें और आगे की बात करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा।